नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह अंतर्चेतना के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आज बिहार विधानसभा के परिणाम आए हैं, नतीजे ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक हर मामले में चुनाव है, चूँकि लगभग 10% वोट ज़्यादा पड़े। आज़ादी के बाद इतनी चुनावें हुई हैं, लेकिन आज तक इतना प्रतिशत वोट नहीं पड़ा। आप मोटा मोटी मानिए कि 2020 में जो चुनाव हुआ था उससे 70-75 लाख वोट ज़्यादा पड़े। महिलाएं 9% पुरुषों से ज़्यादा मत दी, और तमाम दावों प्रतिदावों के बावजूद बिहार की जनता ने सुशासन के लिए नीतीश कुमार जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार को फिर से प्रचंड बहुमत दिया है। 200 से ऊपर सीटें पहुंचा दी है। बीजेपी 90+ और नीतीश 80+ सीटें जीते हैं। विपक्ष जो है 40 के अंदर सिमट गया है। ये एक ऐतिहासिक परिणाम है दोस्तों। ये इस बात का द्योतक है कि भारत की जनता, खास करके बिहार की जनता, राजनीतिक तौर पर कितनी मैच्योर्ड होती जा रही है। चूँकि तेजस्वी यादव जो सीएम इन वेटिंग थे, यानी उनको सीएम डिक्लेयर किया गया था उनके गठबंधन की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, उन्होंने 18 नवंबर को अपना ओथ टेकिंग का डेट भी तय कर दिया था, और ये भी बताया था कि 3 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब 3 करोड़ को सरकारी नौकरी देना बड़ी मुश्किल बात है। बिहार में लगभग 3 लाख लोग सरकारी नौकर हैं। पूरे देश में 2 करोड़ लोग होंगे, और ये 3 करोड़ देंगे। बिहार की जो बजट है वो 3 लाख करोड़ रुपए की है। भारत की बजट 51 लाख करोड़ रुपए की है। तो बिहार और भारत दोनों का बजट जोड़ने के बावजूद भी ये पैसा पूरा नहीं होता 3 करोड़ लोगों को रोजगार देना। ऐसी बेसिर पैर की बातें पॉलिटिशियंस किया करते हैं चुनाव में, जनता के मत को ठगने के लिए। लेकिन जनता है कि सब जानती है, जनता है कि बिल्कुल एक ऐतिहासिक निर्णय दे बैठी। आपके संज्ञान में लाऊं दोस्तों कि 1951-52 में जो पहली बार बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, तब से किसी भी पार्टी ने लगातार 25 वर्ष शासन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी 52 से आई, 67 में वहाँ विपक्ष की सरकार बन गई, 15 साल के बाद ब्रेक लग गया। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार कंटिन्यू है, और आज का जो मैंडेट है वो 2030 तक इसको पूरा करता, आगे बढ़ाता है इस सरकार को। तो 25 साल हो गया। तो चुनावी इतिहास के लिहाज से भी एक प्रचंड इतिहास बना है, और ये प्रचंड बहुमत है। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये चुनाव खास करके लड़ा गया। नीतीश कुमार भी निश्चित तौर पर स्थानीय नेतृत्व थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नेतृत्व देते रहे, और उनकी काफ़ी सभाएं हुई। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफ़ी सभाएं हुई। योगी आदित्यनाथ काफ़ी जनप्रिय नेता होकर उभरे हैं, और बिहार में जिस तरह का जन सैलाब उनको सुनने आया, वो अपने आप में इस बात का द्योतक है कि जनता उनमें भविष्य के प्रधानमंत्री को देख रही है। और ये बात जो है बीजेपी के अंदर भी बहुत लोगों को नागवार गुजरता है, और गुजरेगा। अब सबके अपने अपने गणित हैं, मुंगेरी लाल के सपने हैं। हर कोई प्रधानमंत्री बड़ा नेता बनना चाहता है। तो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता उनके लिए गले की हड्डी बन गई है। तो बिहार का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। योगी आदित्यनाथ ने भी जम के प्रचार किया, काफ़ी क्षेत्रों में गए, और जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार वो जहाँ जहाँ गए वहाँ स्ट्राइक रेट लगभग 95% प्लस, यानी 100% के करीब रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा द्योतक है चीज़ों का। तो अब बिहार की जनता की अपेक्षाएं क्या है दोस्तों, ये बड़ी गंभीर बात है। चूँकि बिहार की जनता को तो 20 साल से नीतीश कुमार, जो सुशासन कुमार के नाम से भी जाने जाते हैं, वो दे ही रहे हैं शासन। तो जनता की आकांक्षा ये है कि किसी भी तरीके से विकास हो बिहार में। दोस्तों, बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ खास चुनिंदा क्षेत्र हैं जिसको आज मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा। सबसे पहले तो है कि बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में काम करने की बहुत ज़रूरत है। बुद्धिस्ट सर्किट पूरा का पूरा बिहार में है। बुद्धा जो है का परिनिर्वाण हुआ बिहार के अंदर। बुद्धा का बहुत कुछ है बिहार के अंदर, और 70 करोड़ जो बुद्धिस्ट हैं पूरे दुनिया में, वो काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। वो दुनिया में किसी चीज़ को कहीं भी जा सकते हैं। गया में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन बिहार में एयरपोर्ट्स की भी कमी है। पटना, दरभंगा, गया और पूर्णिया, यही 4 एयरपोर्ट है। छोटे से केरल में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो बिहार में कम से कम 5-6 अगले 5 साल में एयरपोर्ट भी बनने चाहिए। फिर जो है होटल के कमरे का बहुत अच्छा इंतजाम होना चाहिए। होटल कम है। फिर टूरिस्ट गाइड और उनके लैंग्वेज में
ट्रेंड टूरिस्ट गाइड होने चाहिए जो उनको करे। आप ये देखिए कि हिमाचल में 10% और केरल में लगभग 13-14% और राजस्थान में 15% जीडीपी जो है वो पर्यटन से आता है, टूरिज्म से आता है, लेकिन बिहार में शायद 1% भी नहीं आता है। ये बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों। दूसरे, रिलीजियस टूरिज्म का भी बिहार बहुत बड़ा सेंटर हो सकता है। सिखों के लिए बहुत बड़ा जगह है, गुरु गोविंद सिंह वहाँ पैदा हुए थे। उसके बाद भी बहुत सारे, सीता माँ का गृह प्रदेश है तो वहाँ काफ़ी पर्यटन विकसित हो सकता है। इसी तरह से उद्योग धंधे बिहार में काफ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है। और उद्योग धंधे में दो तरह के उद्योग धंधे दोस्तों, जो एक उद्योग धंधे हैं, बड़े उद्योग हैं, वो सीमेंट बनाने के कारखाने हैं या जो है स्कूटर बनाने के कारखाने हैं। सिल्क मिल भागलपुर में है, उसको शुरू करने की ज़रूरत है। जो डालमिया नगर उधर आपको सासाराम के तरफ सीमेंट फैक्ट्री बनती थी, वो सब बंद है, उसको शुरू करने की ज़रूरत है। नए सिरे से सोचना होगा। ये जो जनादेश है, ये मैंडेट जो है, ये काफ़ी एक वजन भी लेके आया है, काफ़ी आकांक्षाएं हैं। ये आकांक्षाएं जनता की टूटनी नहीं चाहिए। इससे ना ही पार्टियां जो जिनको जनादेश मिला है वो जनता की नज़र में खलनायक होंगी, बल्कि जनता का विश्वास जो है वो डेमोक्रेसी में टूटेगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने की ज़रूरत है। पारंपरिक उद्योग जो हैं तो वो हैं, लेकिन कृषि आधारित उद्योग भी बड़े पैमाने पर लगाने की ज़रूरत है। दोस्तों, बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है। बिहार की जो वसुधा है, जो ज़मीन है, वो बहुत ही उर्वर है। 3 फसल आराम से निकल सकती है। पानी की कोई कमी नहीं है, जनवल की भी कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक तकनीकी सहायता चाहिए। 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। उनको एक आदर्श स्थिति देना चाहिए। कृषि आधारित लघु उद्योग रहना चाहिए। टमाटर के लिए केचप उद्योग हो सकता है, आलू के लिए जो है आलू फ्राई उद्योग हो सकता है। बहुत सारे उद्योग कृषि के आधारित हो सकते हैं। गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, गन्ना मिल मृत प्राय हैं लगभग पूरे बिहार में, उनको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। इसी तरह से कृषि आधारित और चीज़ों को रिसर्च करना चाहिए। जो लीची है मुजफ्फरपुर जोन में, केला है पूरे मुजफ्फरपुर से भागलपुर तक, उन सारे चीज़ों को काफ़ी डेवलप करना चाहिए। आम पूरे बिहार में प्रचुर होता है, आम का निर्यात की व्यवस्था हो, त्वरित आवागमन हो। फिर आम का कुछ जो है तेल केचप वगैरह बनाया जाए, कोई उसका रस निकाला जाए जो लोग अन्य दिनों में खाएं। फिर बड़े पैमाने पर बिहार में कटहल होता है, तो अचार भी बड़े पैमाने पर बन सकता है, जो एक लघु उद्योग के तौर पर मध्य प्रदेश और केरल वगैरह में उभर चुका है, वो बिहार में नहीं है। उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो तीसरा चीज़ हम फ्लैश करेंगे, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन वो है आपको जो है बड़े पैमाने पर बिहार में एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा को सुधारने का। एक समय में बिहार शिक्षा का हब हुआ करता था आज़ादी के बाद। अगर आप नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला में नहीं जाएं तो अभी हब हुआ करता था आज़ादी के बाद। बिहार के लोग आकर के पूरे देश में IAS बनते थे, प्रोफेसर बनते थे। आज बिहार में प्राथमिक शिक्षा रुग्ण प्राय है। एक मुश्किल से एक शिक्षक एक प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में नहीं मिलेंगे आपको परमानेंट। वो जो है शिक्षा मित्र हैं, उनको 10,000 रुपये मिलते हैं। अब ईंटा ढोने वाले को 500 रोज मिलता है, तो 15,000 तो उनका सैलरी हो गया। अब उसको 10,000 शिक्षक को दे रहे हो भैया, तो वो क्या पढ़ाएगा? तो इसको रिलुक करने की ज़रूरत है। हर जो स्कूल है उसमें 2 शिक्षक परमानेंट जरूर होने चाहिए। इससे बड़े पैमाने पर शिक्षा का उत्थान होगा। और जैसा कि अमर्त्य सेन ने कहा है कि 1% अगर आप शिक्षा में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका GDP में 0.3% यानी 3% जो शिक्षा में आप इन्वेस्ट फर्दर करते हैं तो 1% GDP बढ़ती है। बिहार में जनबल बहुत है, बहुत संख्या है बच्चों की, युवाओं की, तो उनको अगर बाहर ट्रेंड करके भेजना है तो प्रारंभिक शिक्षा मजबूत होनी चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो कि उच्च शिक्षा लेने के लिए बाहर जाते हैं और उनके पास संसाधन है, लेकिन मेजॉरिटी के पास नहीं। 80% लोग संसाधन विहीन हैं, तो उनके बच्चों का क्या होगा? ये सारे चीज़ गंभीरता से नीतीश कुमार सरकार को सोचना पड़ेगा। BPSC हाल के वर्षों में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसे और त्वरित गति से काम करना चाहिए। सब जगहों पर एक मिशन मोड में काम होना चाहिए। बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब एक और अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि शायद नीतीश कुमार जिनको पलटू कुमार के तौर पर भी जाना जाता है, तो फिर पलटी मारेंगे क्या? तो दोस्तों आप देखो जनता कितनी मैच्योर है, जनता का मैंडेट देखो। इस तरह से मैंडेट दिया है कि विपक्ष के पास इतनी सीट नहीं छोड़ी है कि नीतीश कुमार अगर चाहें भी तो पलटी मार सकें, चूँकि उनको 50 सीट चाहिए, विपक्ष का 40 सीट में खेल खत्म हो गया है। तो ये इससे भी मैसेज समझो कि जनता ये नहीं
पसंद करती कि कोई दल बदल करे, नीतियों के खिलाफ एक जनादेश मिलता है, सिद्धांतों के लिए, मैनिफेस्टो के लिए, एक कमिटमेंट के लिए। वो सारी चीज़ राजनीति में आज भी अक्षुण्ण है। और नेताओं की नज़र में वो चीज़ें कमज़ोर पड़ गई, जनता की नज़र में वो बहुत मजबूत है। चूँकि वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में भाजपा लड़ रही थी, तो जनता ने इनके चरित्र और चेहरे को देख करके बड़े पैमाने पर मतदान किया। पूरे बिहार में जो है एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है। ये ना सिर्फ एक प्रचंड बहुमत है, बल्कि जनता का एक प्रचंड आकांक्षा भी है, एस्पिरेशन भी है, उसको पूरा करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के सारे नेताओं को देखना चाहिए कि ना सिर्फ एक सरकार बने जिसमें लोग मंत्री बने और अपना पद ग्रहण करें, बल्कि जनता के हितों का कार्य 3 गुना रफ्तार से हो, जिससे बिहार जो है मजबूत बने। कोई भी राष्ट्र को मजबूत करने के लिए उसके हर प्रदेश को मजबूत होना है। बिहार विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे रहा है। हाल के वर्षों में 10-11% जीडीपी का बिहार में ग्रोथ है पर ईयर, लेकिन बिहार इतना पीछे है कि वो 10% भी केरल और तमिलनाडु जैसे, हिमाचल जैसे राज्यों के लिए 2% के बराबर भी नहीं बनता है। तो लगातार 15% के जीडीपी को बिहार को 10 साल आगे बढ़ना होगा, तब बिहार विकास की दौड़ में अन्य विकसित जो राज्य हैं भारत के अंदर उनके बराबर आएगा। और जो संघवाद की अवधारणा है और राष्ट्र को जो 2047 में विकसित राष्ट्र भारत बनाना है, उसमें भी मदद मिलेगी। बिहार की जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, बहुत मतदान किया है, तो बिहार की जनता हम सब के लिए बहुत ही पूजनीय है। हम सबको बिहार की जनता का सम्मान करना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।